प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं 1 से चालू होती हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी 1 से अगर चालू होती हैं तो ये संख्याएं प्राकृतिक, और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये चला जाएगा कि मतलब एक लिमिट तक होगा। तो अगर अनंत आ जाए तो वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि वे संख्याएं प्यारे बच्चों अनिर्धारित राशियां होती हैं। अभी लास्ट में उसको ही बताते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो चलिए परफेक्ट नंबर के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो संख्याएं 0 से चालू होती हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो संख्या शून्य से चालू होती हैं या शुरू होती हैं, बात एक ही होती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये जो संख्याएं हैं प्यारे बच्चों ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, परफेक्ट नंबर या होल नंबर। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के बारे में, इंटीजर। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो इंटीजर होते हैं ना उसमें धनात्मक भी संख्याएं होती हैं
और ऋणात्मक भी होती हैं। जो इंटीजर होते हैं उसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें बना लेते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी वे संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी। अब लेफ्ट तरफ आएंगे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से ... इन्फिनिटी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो संख्याएं हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और ये जो संख्याएं हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसमें जो शून्य होता है वो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। यानी अगर हम शून्य के बारे में जाने, ये जो शून्य है प्यारे बच्चों, ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अब अगला नंबर हम जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चौथा नंबर चलेगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे P/Q के रूप में होती हैं, यानी बटे के रूप में हो। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। अब P/Q के रूप में हो, लेकिन ये जो Q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अंश कुछ भी हो सकता है, 0 अंश ना हो, लेकिन नीचे वाली जो संख्या है वो 0 ना हो, क्योंकि नीचे वाली अगर संख्या 0 हो जाती है तो 1 में अगर 0 का भाग देंगे ना तो अनंत हो जाता है। 2 में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, इसलिए Q बराबर 0 के ना हो। तो ये संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, Q के रूप में होती हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लें, इसके एग्जाम्पल में P/Q मैंने बताया, तो ये जो 7/2 है, 3/4 है, 5 है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो रहबे करेगा, और कोई भी ऋण में हो सकती है, -3/2, -5, एक्सेट्रा। यानी ये जो है इस तरीके की जो संख्याएं होंगी प्यारे बच्चों, वो
परिमेय संख्या के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? तो अभी मैंने परिमेय की डिफिनीशन बताया कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, P/Q के रूप में नहीं होती हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या या संख्याएं कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में अगर लें, जैसे √5, √3, √2, अगर यहाँ पे √ हम 4 ले लेते हैं तो परिमेय संख्या में आ जाएगा, क्योंकि जो √4 है उसका रूट जो है 2 होता है, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी चीज़, अगर हम पाई को ले ले प्यारे बच्चों, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग अगला जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे अंग्रेजी में लेमा भी बोलते हैं। लेमा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें देखिए, मान लेते हैं
कि इसमें दो धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। अभी देखिए प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेमा है, ये केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही इस चैप्टर में बताया गया है, ऋणात्मक के लिए नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग केवल इसी के लिए जानेंगे अभी। अब इसमें देखिए, तो इसको जानने से पहले, जैसे यहाँ पे ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसमें ए बी से मान लीजिए अधिक है। जब ए बी से अधिक होगा तो ए में हम बी से भाग देंगे, यानी जो अधिक होगा उसको हम भाज्य मानेंगे और जो कम होगा उसे हम भाजक मानेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखें, इस कंडीशन में हमने क्या कहा, जो अधिक होगा उसे भाज्य। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों भाजक होता है, भाजक, और यहाँ पे होता है भाज्य, और यहाँ पे होता है भागफल। और जब आप भाग देंगे तो कुछ बचेगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा शेषफल। शेषफल। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, और मान लीजिए कि बी से ए में भाग दिए तो क्या मिला, क्यू, भागफल, और इसमें शेष जो मिला वो आर, यानी रिमाइंडर आर बचा। अब इसमें हम लोग अगर आगे हल करते हैं तो वेरिफिकेशन आप करते हैं, उत्तर की जांच, तो क्या करते हैं, ए बराबर बी में क्यू का गुणा, बी इंटू क्यू, और ये जो रिमाइंडर उसे जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 से अधिक होती है और b से कम होती है। 0 से अधिक होनी चाहिए या बराबर, और b से कम होनी चाहिए रिमाइंडर की वैल्यू, तभी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका संभव होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा इसका कुछ पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि दो धनात्मक पूर्णांक, इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q
और R विद्यमान हैं, Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ आप देख ही रहे हैं कि जो R है वो 0 से अधिक है या बराबर और B से छोटा है। प्यारे बच्चों, अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे ले लें 21 और 5 दो संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो अगर इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो तब तक इसे भाग देते हैं जब तक कि ये शून्य नहीं हो जाता। तो आप जानते हैं कि जो कम होता है उसी से हम ज़्यादा वाले में भाग देते हैं, यानी 21 में भाग देंगे, 5 चौके 20, एक बचेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 21 बराबर 5 गुणे 4 धन 1। फिर अब इसमें भाग देंगे तो ये वाला 5 यहाँ लिखेंगे और फिर एक पंजे 5, ये 0 आएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि 5 बराबर 5 गुणे 1 धन 0। यानी जब भी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी में तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा सबसे पहले जान लेंगे। देखेंगे एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया, समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि
प्रदान करती है। प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। अब इसमें अभी मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करता है। उसके स्टेप कम होते हैं, इसके स्टेप थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता। और इसके 3 चरण होते हैं, वो चरण हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले मान लेते हैं कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक C और D का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अब इसका जो पहला चरण चलेगा प्यारे बच्चों, यानी इसका पहला चरण यानी स्टेप फर्स्ट के बारे में समझ लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं। Q और ज्ञात करते हैं। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? ये Q जो है भागफल है, R रिमाइंडर है। यानी अगर मान लें कि जो C और D है, C मान लेते हैं, C अगर D से अधिक है तो आप D से C में भाग देंगे, तो जो से भागफल है ये Q, और जो घटाने पर जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ये जो पहला क्रिया करेंगे ये हमारा फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में लिख देते हैं, यानी स्टेप फर्स्ट में ये लिख देंगे C बराबर D इंटू Q प्लस R, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको तब तक भाग देते हैं प्यारे बच्चों जब तक कि ये शून्य नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं ये फिर R बच जाता है, और फिर R यहाँ पे ये D उतरेगा, और जब D उतरेगा तो मान लीजिए भाग Q1 और जो शेष बचेगा वो R1। इस तरीके से ये प्रोग्राम
चलता रहता है आगे, यानी कई स्टेप हो, जैसा भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था उसको जैसे बताया। अब इसका देखिए जो दूसरा स्टेप चलेगा, स्टेप 2 में क्या होगा प्यारे बच्चों, स्टेप सेकेंड में लिखेंगे यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांक को C और D का HCF कहते हैं। C और D का HCF कहते हैं। यदि R 0 के बराबर ना हो तो यदि R 0 के बराबर ना हो तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग करते, इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, मतलब भाग देते रहेंगे और तब तक देंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता, और जो भाजक शेषफल 0 ले आ देता है वही हमारा HCF होता है। और इसके तीसरे स्टेप क्या होते हैं, तीसरा स्टेप, इस क्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। इस क्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ पे 0 ना हो जाए, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होता है। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में लिया था 21 और 5, तो 5 चौके 20, जैसे 21 और 5 का HCF निकालेंगे तो 5 चौके 20, यानी ज़्यादा में कम का भाग दिए, क्योंकि 21 बड़ा है 5 से, इसलिए
जो कम वाला होता है वो भाजक होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो भाज्य होता है। तो हमने कम वाले से ज़्यादा वाले में भाग दिया, 5 चौके 20, 1 बचा और फिर अभी शेषफल शून्य नहीं हुआ है। तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 21 बराबर 5 गुणे 4 धन 1। अब देखिए, अब ये 5 यहाँ उतार लेते हैं, 1 पंजे 5 और शेषफल शून्य आ गया। तो तीसरा स्टेप 2 ही स्टेप में काम हो गया हमारा। यहाँ लिखे 5 बराबर 5 गुणे 1 धन 0। तो इसको 0 ले आने का काम कौन किया? 1 किया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका जो HCF है 1 है, HCF बराबर 1। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक में हम लोग आपको बताएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हल करेंगे, फिर प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।